नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एमपीपीएटी एग्ज़ाम सॉल्यूशन के बारे में। वो भी होने वाला है ये AG123 ग्रुप के लिए। तो अगर आप AG123 ग्रुप से हैं और एमपी पैड 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ESB जाकर सर्च करना है। देन आपको एंटर बटन में क्लिक करना है। फिर उसके बाद ESB की पहली वेबसाइट आएगी। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से पेपर डाउनलोड कर पाएँ, क्योंकि 2025 का पेपर ESB वालों ने कुछ ही दिन पहले अपलोड कर दिया है, बेसिकली कुछ ही घंटे पहले। तो आपको इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, रूल बुक वाले सेक्शन में, सॉरी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर वाले सेक्शन में आपको जाना है। ओल्ड क्वेश्चन पर वाले पेपर में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, देखो 2025 का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर कुछ नीचे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है, देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा एग्रीकल्चर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2025। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेपर ओपन होकर आएगा 2025 का। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पेपर में आपके सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, PCM PCB PC है ना, जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट्स AG123। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसमें आंसर्स नहीं दिए होते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अभी अभी अपलोड किया गया है और इससे पहले अपलोड नहीं किया गया था 2025 का पेपर, तो मैं आपको एक ऐसा पेपर बताता हूँ जो कि दो AG123 ग्रुप का है, ताकि आप AG123 ग्रुप से हैं तो आपको पर्टिकुलर AG123 ग्रुप का ही मिले। आप ये पूरे 5-6 सब्जेक्ट का एक ही PDF में इन्होंने डाल दिया पेपर्स, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा वही AG123 ग्रुप का पेपर। यहाँ पर देख सकते हो, ये इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये वो पेपर है जिसको मैंने TCA कोड डालकर निकाला है वेबसाइट से ही। ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का TCA कोड डालकर यूज़ करके उसी सब्जेक्ट का उसी टाइम का पेपर निकाल सकते हैं, और उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चंस लगाए, कौन से सही थे, कौन से गलत, है ना। और यहाँ पर आंसर्स भी दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आज हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं सही तरीके से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर वेट करो, मैं ओपन करता हूँ इसको। जी हाँ, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिया रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया रहता है, लेकिन हमें जो पेपर रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलता है। ये एज अ सेम आपको जो है कंप्यूटर में भी देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर इट्स ब्लैक कलर्ड मीट, यानी कि हिंदी में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो। एक और काम कर सकते हो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अभी MPPAT या फिर एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम आई, जस्ट लाइक ICR CUET PG या फिर CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हम इसकी बात करते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो कौन सा काले मीट यानी कि ब्लैक मीट के लिए, यानी कि काले मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। और यहाँ पर देखो, सारे मुर्गे के ही ऑप्शन दिए होंगे, और जी हाँ, यहाँ पर वनराज ऑप्शन ए, वनराज ऑप्शन बी असील या एसील हिंदी में, सी कड़कनाथ, या फिर डी ब्रह्मा। तो मैं इनके कुछ आपको गुणधर्म या फिर इसकी हम क्वालिटी बता देता हूँ। ब्रह्मा का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रह्मा जो मुर्गा होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एसील दोस्तों, इसके बच्चे होते हैं ज़्यादा थोड़े, है ना, इसके बच्चे ज़्यादा होते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कड़कनाथ, जी हाँ दोस्तों, यह काले खून के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसका खून भी काले रंग का होता है, और इसका मांस भी काले रंग का होता है। इसका मांस भी काले रंग का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको स्टार बनाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। तो इसका खून और मांस दोनों ही काले रंग का रहता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका C नंबर, या फिर ऑप्शन, ये ऑप्शन ID क्या 536024, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर दिया ही होगा। जी हाँ, देखो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर करके लिखा हुआ है, ये कड़कनाथ है ना,
ये कड़कनाथ। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कुछ नए इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लास्ट में थैंक यू करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, आप थैंक यू जरूर कह कर ही जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और इसमें आपको मैं बेसिकली एग्ज़ाम से संबंधित जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, मैंने जो पैसे देकर सीखे, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इन वीट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। अच्छा, एक और बात दोस्तों, कभी कभी जो है ना हिंदी को मिस्टेक कर दिया जाता है, हिंदी मिस्टेक टाइप होती है और इंग्लिश में सही आंसर या क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ें, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनवीट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला हमने पढ़ लिया। गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि क्रिटिकल स्टेज पूछा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रॉप्स नहीं है, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना, अरहर हो गया, इन सभी में क्रिटिकल स्टेज यानी कि पानी देने की मुख्य अवस्था कौन सी है, जिसमें से अगर पानी नहीं दिया जाता है तो मक्का की 60% उपज कम हो सकती है। तो इसको हम मोस्ट फेमस स्टेज होती है इसकी CRI, CRI क्रिटिकल रूट, है ना। यहाँ पर दिया भी होगा, देखो, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज और CRI। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए दूध दोहने का चरण। ये देखो हिंदी में गलत बोल दिया है ना, यहाँ पर इंग्लिश में तो सही है मिल्किंग स्टेज, और यहाँ पर हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया है, दूध दोहने का चरण। तो ये आपको पेपर में भी देखने को मिलता है, एग्जैक्टली ये पेपर ही है। ठीक है, 2025 के कंप्यूटर में यही पेपर छप कर आया था। तो दूध दोहने का, अब यहाँ पर जिस जो बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में नहीं आती वो तो कहेंगे भाई यहाँ पर गाय और भैंस की कहाँ से बात आ गई, दूध कहाँ दोहने लगे हम गेहूं की फसल में। तो यहाँ पर ये दूध दोहने का चरण नहीं है, यहाँ पर दूध बनने वाला चरण ऐसा होना चाहिए था। क्या, दूध बनने का चरण, तब समझ पाते मिल्किंग स्टेज करके, है ना, दूध बनने का चरण, ये सही होता है इसका। लेकिन कोई ना, इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, CRI, है ना। यहाँ भी दिया हुआ है, देखो, राइट गिवन बाय कैंडिडेट, दूध दोहने का चरण, इसने जो कैंडिडेट ने जो आंसर किया था वो गलत कर दिया था, लेकिन राइट आंसर क्या आता, CRI आता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रानीखेत रोग एफ स्ट्रेन चिकन को खालिस्तान की आयु पर दी जाती है, यानी कि रानीखेत डिसीज वैक्सीन एफ स्ट्रेन इज गिवन टू चिकन एट द स्टेज ऑफ। अच्छा, एक एफ स्ट्रेन भी होता है और एक और एच स्ट्रेन भी होता है मेरे ख्याल से। जी हाँ, दो प्रकार की जो वैक्सीन इसको दी जाती है, किसको, मुर्गी को, है ना, या चिकन को कह सकते हैं। तो दो प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं और कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं आपको पता होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 से 7 दिन। एफ स्ट्रेन की जो इंजेक्शन है वो आपको चिकन को 5 से 7 दिन में लगाई जाती है। कितने, 5 to 7 days, 5 to 7 days, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी incisor teeth are there at the upper jaw of a cow। एक गाय की ऊपरी जबड़े में, ओके, यहाँ पर ये जबड़ा दिया हुआ है, इसके ऊपरी जबड़े में, है ना, ऊपरी जबड़े में कितने कृंतक दांत यानी कि इंसाइजर टीथ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 16, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। एक आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, गाय के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। क्या, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, या फिर आप याद रख सकते हैं, दांत नहीं होते हैं गाय के ऊपरी जबड़े में, सिर्फ निचले जबड़े में ही दांत होते हैं गाय के। तो अब यहाँ पूछा क्या है, गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0, इसमें दांत होते ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पर देखो आप 0 ही लिखा हुआ है
है ना। आप 2025 का पेपर ईएसबी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर आंसर्स नहीं दिए होंगे, लेकिन ये जो मैंने पेपर डाउनलोड किया है ये एक्स्ट्रा फीचर्स वाला है, तो यहाँ पर आपको आंसर्स दिखेंगे, है ना। तो आपको अगर ये पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको ये पेपर मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीडीएफ ही आपको मैं शेयर कर दूंगा। और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के पास जाए और आप जैसे ही लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ़ायदा हो सके या भला हो सकते। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड एस्टेब्लिश्ड इन 1958 या फिर 1958 इज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव फॉर। नाफेड जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, किस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, किस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यानी कि जो नाफेड है, आपने सुना होगा अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। ये किस लिए बनाई गई थी भाई, बताओ भी तो सही। ये बनाई किस लिए गई थी, अब बना दी गई है तो बनाई किस लिए गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखना, आपको बेसिकली अगर आपने नफेड पढ़ा होगा तो आपको इतना तो समझ में आता होगा ये किससे संबंधित है। कृषि से संबंध रखती है, या फिर पशुपालन से संबंध रखती है, या फिर आपका सिंचाई से संबंध रखती है ना, या फिर सिंचाई से संबंध रखती है, या फिर किसी और से ही संबंध रखती है, यानी कि अदर चीज़ से संबंध रखती है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है आवास वित्त यानी कि हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, एग्रीकल्चर में हाउसिंग फाइनेंस तो आता ही नहीं है कहीं ना कहीं तरीके से। ऑप्शन बी है, देखते हैं हम, क्रेडिट ऋण या फिर रिफाइनेंसिंग या ऋण पुनर्वितरण, तो ये भी नहीं आएगा। सी देखो, कृषि विपणन, ये थोड़ा एग्रीकल्चर वाला टर्म आ गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन अ काउ इज, गाय में स्थायी दांतों की कुल संख्या, यानी कि वो दांत जो कि आफ्टर 3 एज स्टेजेस के बाद आते हैं, यानी कि 3 बार तक दांत तो टूट जाते हैं ना, जिसको हम घरों में और गांव की भाषा या शहर की भाषा या लोकल भाषा में हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। ऐसे बच्चों में रहते हैं, वैसे ही गाय के बच्चों में भी रहते हैं। तो ये पूरी स्टेज रहती है, आप इसको देखिएगा। हाँ, ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएंगे ये नोट्स में। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें। और मैंने वीडियो भी बहुत सारी बनाई है एमपीपीएटी के एमसीक्यूज़ को, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैं ना उस प्लेलिस्ट की जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर लास्ट में ही इस वीडियो के यहाँ पर जो है पिन कर दूंगा उस वीडियो को, तो आप वहाँ पर जाकर वो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। और फिर देन आप रोज़ 2-2 3-3 वीडियो देखें, कुछ ना कुछ आपका भला हो ही जाएगा, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक गाय में स्थायी दांतों की संख्या, तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट ने क्या लगाया है, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट 34, यानी कि 34 उसने जो है आंसर लगाया था। लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 32। गाय में स्थायी दांतों की संख्या 32 ही है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, एज अ थंब रूल along with 1 kg maintenance ration, the dairy cow should be given an additional 1 kg or concentrate mixture for each खालिस्तान या फिर लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड। एक नियम के रूप में 1 किलो मेंटेनेंस राशन के साथ डेयरी गाय को उत्पादित प्रत्येक खालिस्तान लीटर दूध के लिए 1 किलो अतिरिक्त सांद्र मिश्रण दिया जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बताऊँ ना, हिंदी कभी कभी और मिस्टेक और हार्ड हो जाती है कभी कभी, है ना, कठोर कठोर होती है कंपेयर टू इंग्लिश। तो कभी कभी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाते हैं अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, 3 इसका राइट आंसर होगा, है ना।
यानी कि प्रत्येक दूध के लिए 1 किलो अतिरिक्त सांद्रण दिया जाता है, यानी कि डेयरी गायों को लगभग प्रत्येक 3 लीटर दूध के लिए 1 किलो अतिरिक्त सांद्रण दिया जाता है ना। तो ये हो जाएगा राइट। अब हमने यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन अब चलते हैं दोस्तों कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर हम इस वीडियो में, ये वीडियो हम समाप्त भी कर देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा दोस्तों इस मेहनत का ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और अगर आपको एक और बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात कर लेते हैं। अभी तो आपके 90 दिन भी आपको पीएटी के एग्ज़ाम के नहीं बचे। मई में आपका एग्ज़ाम है, 8 मई को में भी, है ना। 8 मई को आपका एग्ज़ाम है। अब करना क्या है दोस्तों, अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं एमपीपीएटी के एग्री एम्पायर से, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्री एम्पायर ने आपके लिए नोट्स बनाकर लाए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, और 999 में एक्चुअली, है ना, 999 रुपीज़ में। आपको इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, पहला पर्सनल गाइडेंस मेरा मिल जाएगा, पर्सनल नंबर मैं आपका सेव कर लूँगा। देन आप मुझे कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, 100% रिप्लाई और कॉल बैक मिलेगा, है ना। उसके बाद और क्या मिलेगा इसमें, आपको 4 सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि आपको लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा लेवल ऑफ पेपर कैसा रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे और सारी चीज़ें ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर दी जाएंगी, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो नोट्स हैं ये नेगेटिव मार्किंग के लिए ही बनाए गए हैं। 2026 के लेटेस्ट नोट्स हम इसको कह सकते हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग को क्रैक करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ और लिख देता हूँ, 9424, है ना, 925823, यानी कि 942492 92 58 23, 925823। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है। आपको जो भी डाउट आते हैं, नोट से संबंधित नहीं भी हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा प्रिपरेशन कैसे करनी वगैरह वगैरह, तब भी आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एग्रीकल्चर के सिलेबस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अंगूर की फसल का व्यावसायिक प्रसार, यानी कि ग्रेप्स फ्रूट इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, है ना। यानी कि अंगूर की फसल का व्यावसायिक प्रचार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आप अंगूर लगाते हैं, उसको आपने लगाया, अब सोच रहे हैं कि मैं किसी और को भी दूंगा, तो आप किस तरीके से देंगे, अंगूर का बीज तो होगा नहीं आपके, जंगली बीज तो है, जंगली फल तो आपका है नहीं है, तो आप किस तरीके से देंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। मुख्यतः कौन सी विधि उपयोग की जाती है इसके पौधे को प्रसारित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवुड कटिंग। ये आपको बीएससी में भी देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, बीएससी हॉर्टी, देन एजी एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में थोड़ा कम, लेकिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरीके से। जब आपका प्रोपोगेशन एंड ये वाला पेपर आएगा, है ना, प्रोपोगेशन वाला, तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखो, फॉर जजिंग ऑफ डेयरी काउ बाय अनफाइंड स्केयर्ड मेथड, विंटेज गिवन टू डेयरी स्ट्रेंथ इज यूजली फूड यूनिफाइड स्कोर कार्ड विधि द्वारा डेयरी गाय की तय करने के लिए आमतौर पर डेयरी में दिए जाने वाले महत्व क्या हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 25%, दिस इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, नीचे होंगे में भी। जी हाँ, तो ये आपके एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस हैं कुछ। और दोस्तों अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, और ये पीडीएफ मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पर, व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों जगह ही। तो आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपके कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए यहाँ पर देखो, एक और क्वेश्चन, एमबी हल के मामले में पिछले फरों में पुनः भरने का खालिस्तान द्वारा जांचा जाता है। इन केस ऑफ एमबी प्लाउ, रिफाइलिंग ऑफ प्रीवियस फैरो इज चेक्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मोल बोर्ड, है ना। मोल्ड बोर्ड कुछ इस तरीके से बना रहता है, कुछ इस तरीके से,
यहाँ से मिट्टी आती जाती है और यहाँ से देन पलटती जाती है, यहाँ से पलटती जाती है, यहाँ से पलटती जाती है। इसलिए इसको कहते हैं मोल बोर्ड। ये कभी कभी पूछा जाता है मोल बोर्ड हल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मिट्टी पलटने वाला हल भी हम इसको कहते हैं। मिट्टी पलटता है, ये मृदा पलट हल है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।